नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे दूध विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहला दूध विज्ञान, दूध उत्पादन से संबंधित क्रियाविधि के बारे में बात करेंगे, दूध निकालने की विधियों के बारे में, ऑपरेशन फ्लड के बारे में, पशुओं में थनों की संख्या तथा प्रत्येक थन में कितनी टीथ की नाल होती है, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है अपना, खीस में अम्लता कितने प्रतिशत होती है? तो 0.12 से 0.14, 0.20 से 0.40, 0.50 से 0.60 और 0.70 से 0.90। तो देखो, सामान्य जो दूध होता है उसमें 0.12 से 14% अम्लता होती है, खीस में होती है 0.20 से 0.40, जबकि नॉर्मल अगर आपसे दही में पूछी जाती है तो दही में पूछी जाती है तो 0.70 से 0.90। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न देखिए दूसरे नंबर का, दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज लवण कौन सा है? आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और जिंक। तो दूध में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है। दही में अम्लता होती है 0.12 से 0.14, 0.20 से 40, 0.50 से 60 और 0.70 से 90। तो दही में जो अम्लता होती है वो 0.70 से 0.90% होती है। अगला प्रश्न देखिए चौथे नंबर का, किस पशु के दूध में कैफरिक अम्ल के कारण गंध आती है? गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। तो बकरी के दूध में कैफरिक अम्ल के कारण गंध आती है, तो डी वाला राइट हो जाएगा। अम्लीय धावक का बर्तनों की सफाई में कितना प्रतिशत घोल काम में लेते हैं? 0.1, 0.5, 1.5, 1 से 2। तो आंसर राइट हो जाएगा 0.1%। अगला प्रश्न देखिए आप छठे नंबर का, बर्तनों की सफाई में कौन से दावक सर्वाधिक प्रयोग किए जाते हैं? अम्लीय दावक, क्षारीय दावक, जटिल फॉस्फेट और उपरोक्त सभी। तो बर्तनों की जो सफाई होती है उसमें क्षारीय दावक का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, तो बी वाला उत्तर राइट हो जाएगा। सातवें नंबर का प्रश्न देखिए, दुग्धशाला में कांच की बोतलें धोने हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कास्टिक सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, जटिल फॉस्फेट और ट्राई सोडियम फॉस्फेट। तो देखो, जब ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं तो याद रखना, दुग्धशाला में कांच की बोतलें धोने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, तो बी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आठवें नंबर का, किस विधि के द्वारा दूध में उपस्थित वसा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है? जेल्डोलोपाइनेस विधि, समांगीकरण विधि, गर्बर विधि और लेक्टोमीटर विधि। तो किस विधि के द्वारा दूध में वसा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है? तो देखो, वह अपन से पूछ रहा है विधि, तो यानी कि वो जाएगा गर्बर विधि, सी वाला उत्तर राइट हो जाएगा। दूध में स्टार्च की उपस्थिति का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? जेल्डोलोपाइनेस विधि के द्वारा, आयोडीन परीक्षण के द्वारा, गर्बर विधि के द्वारा या मिथाइल ब्लू रिडक्शन टेस्ट यानी MBRT के द्वारा। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा आयोडीन परीक्षण, यानी बी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 10वें नंबर का, दूध में प्रोटीन का पता लगाया जाता है जेल्डोलोपाइनेस विधि से, हंसा परीक्षण से, गर्बर विधि से, मिथाइल ब्लू रिडक्शन टेस्ट से। तो दूध में जो प्रोटीन का पता लगाया जाता है वो लगाया जाता है जेल्डोलोपाइनेस विधि से, यानी 10वें के अंदर उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न है, पाश्चुरीकृत दूध की क्षमता व दक्षता का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? चबूतरा परीक्षण, नाइट्रेट परीक्षण, MBRT परीक्षण और बाउडाइन टेस्ट। तो देखिए, सबसे पहले पाश्चुरीकृत दूध यानी कि दूध को गर्म करने की वह अवस्था जिसमें दूध में उपस्थित 99% जीवाणु को नष्ट कर दिया जाता है और 1% जीवाणु को उसके अंदर शेष रखा जाता है, तो उस क्रिया को तो बोलते हैं पाश्चुरीकृत। तो वो अपन से पूछ रहा है कि पाश्चुरीकृत दूध की क्षमता व दक्षता का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है MBRT टेस्ट के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए 12वें नंबर का, दूध में वसा का पता लगाने वाली गर्बर विधि में दूध की कितनी मात्रा काम में लेते हैं? तो देखो, गर्बर विधि में 3 चीजें काम में ली जाती है। एक तो काम में लिया जाता है H2SO4, एक काम में लिया जाता है मिल्क यानी दूध, और एक काम में लिया जाता है एमाइल एल्कोहल। तो एमाइल एल्कोहल 1 ml काम में लिया जाता है, मिल्क लिया जाता है 10.75 ml और H2SO4 लिया जाता है 10 ml। तो अपन से पूछ रहा है कि दूध की कितनी मात्रा काम में लेते हैं? तो 10.75 ml, यानी कि उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला देखिए 13वें नंबर का प्रश्न है, डंपेल कहलाती है दूध निकालने का यंत्र, दूध निकालने की विधि है, दूध निकालने में प्रयोग होने वाली छोटे मुंह की बाल्टी है, इनमें से कोई नहीं। तो ये दूध निकालने में प्रयोग होने वाली छोटे मुंह की बाल्टी है, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न देखिए,
टीट कप है। तो टीट कप क्या काम करता है? दूध निकालने में, दूध में मिलावट ज्ञात करने के लिए, अपेक्षित घनत्व नापने में और पशु को दवा देने में। तो ये दूध निकालने में काम में लिया जाता है टीट कप। और आपने नाम सुना होगा थनैला रोग के अंदर स्ट्रिप कप टेस्ट। तो वह स्ट्रिप जो कप टेस्ट होता है, तो ये एक टीट कप हो गया। तो इसका प्रयोग होता है दूध निकालने में, यानी उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न देखिए, लाइसोजाइम नामक एंजाइम किस पशु के दूध में पाया जाता है? गाय के दूध में, भैंस के दूध में, भेड़ के दूध में और ऊँटनी के दूध में। तो जो लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है वह ऊँटनी के दूध में पाया जाता है, यानी कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर का, इंसुलिन की मात्रा किस पशु के दूध में सर्वाधिक होती है? ऑप्शन में गाय, भैंस, भेड़ और ऊँटनी। तो ऊँटनी के दूध में इंसुलिन की मात्रा सर्वाधिक होती है, उत्तर राइट हो जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर का, दूधशाला में सफाई के काम आने वाले अम्लीय दावक कौन कौन से? साइट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल व ग्लूकोनिक अम्ल, उपरोक्त सभी। तो जो अम्लीय दावक की अपन बात करते हैं तो वो उपरोक्त सभी, यानी कि डी वाला उत्तर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18वां प्रश्न देखिए, कौन से दावक बर्तनों पर मिल्क स्टोन नहीं बनने देते हैं? यानी कि मिल्क स्टोन नहीं बनने देते हैं। अम्लीय दावक, क्षारीय दावक, जटिल फोस्फेट और उपरोक्त सभी। आंसर राइट हो जाएगा अम्लीय दावक। एक बार आप इनको पढ़ लेना। अम्लीय जो दावक होते बर्तनों की सफाई में 0.1% काम में लिया जाता है। एक आता है क्षारीय दावक, बर्तनों की सफाई हेतु सर्वाधिक यही दावक काम में लिए जाते हैं। उदाहरण है इनके कास्टिक सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ट्राइसोडियम फोस्फेट, कास्टिक सोडा। तथा देखो एक और चीज यहाँ पे देख लेना, इनका 1 से 2% मिश्रण काम में लिया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग कांच की बोतलों धोने में, सफाई में काम में लिया जाता है। जटिल फोस्फेट जो होता है उनका प्रयोग, देखो इन दावकों का प्रयोग कठोर व खारे पानी वाली जगह जो होती है वहाँ दुग्धशाला के बर्तन धोने में इनका प्रयोग किया जाता है। और अम्लीय दावक आपके सामने अभी आ गया था, ग्लूकोनिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल आदि अम्लीय दावक हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्लोराइड की मात्रा किस पशु के दूध में अधिक होती है? गाय, भेड़, ऊँटनी और बकरी। तो आंसर राइट हो जाएगा, भेड़ के दूध में क्लोराइड की मात्रा अधिक होती है। और एक और चीज याद रखना कि जिन पशुओं का दुग्ध काल लंबा होता है, यानी कि जैसे जैसे दुग्ध काल लंबा होता जाता है दूध में क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है। तो याद रखना है, वैसे तो आपसे पूछा जाएगा कि क्लोराइड की मात्रा किस पशु के दूध में अधिक होती है? भेड़। और कभी आपसे पूछा जाए कि पशु के दुग्ध काल बढ़ने के साथ साथ किसकी मात्रा बढ़ती है? तो दूध में क्लोराइड की मात्रा भी बढ़ जाती है। उसके बाद 20वां प्रश्न देखिए, लोहा नामक खनिज लवण की मात्रा सर्वाधिक किस पशु के दूध में होती है? गाय, भेड़, ऊँटनी और बकरी। लोहा नामक जो खनिज लवण होता है वो बकरी के दूध में अधिक होता है, इसीलिए बकरी के दूध का प्रयोग टीबी यानी क्षय रोग के उपचार में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए 21वें नंबर का, किस पशु का दूध क्षय रोग के प्रतिरोधक होता है? गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। तो देखो बकरी का दूध क्षय रोग प्रतिरोधी होता है। किस पशु के दूध का दही नहीं बनाया जाता? ऑप्शन में अपने पास भैंस है, भेड़ है, ऊँटनी है और बकरी है। तो ऊँटनी के दूध का दही नहीं बनाया जाता क्योंकि इसमें वसा गोलिकाओं का आकार जो होता है वो सामान्य से कम होता है। सामान्य दूध में जो वसा गोलिकाएं होती है उनसे इसके अंदर वसा गोलिकाओं का आकार छोटा होता है, इसीलिए कभी भी फटे हुए दूध का दही नहीं बनता है तथा ऊँटनी के दूध का दही भी नहीं बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर का, मानक दूध में वसा व वसा रहित ठोस पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? मानक यानी स्टैंडर्ड मानवीकृत दूध के अंदर वो आपसे पूछ रहा है, तो वसा और एसएनएफ की मात्रा बतानी है। तो देखो ये होती है मानवीकृत दूध में वसा की मात्रा और एसएनएफ की मात्रा। अगर ऐसा वाला आ जाता है तो ये है टोंड दूध के अंदर, और अगर ये वाला आ जाता है तो ये है डबल टोंड के अंदर, और अगर आपसे ये वाला पूछ रहा है तो ये पूछ रहा है सेपरेटा दूध का। तो देखो वो आपसे पूछ रहा है मानवीकृत दूध में, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अब आपका अगला प्रश्न आपके सामने, टोंड दूध में वसा व वसा रहित ठोस पदार्थ एसएनएफ की मात्रा होती है। तो देखो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि टोंड दूध के अंदर 3 और 8.5 होती है। जिस दूध में वसा ज़्यादा होगी एसएनएफ कम होगा। तो देखो इसके अंदर वसा ज़्यादा होती है टोंड में, जबकि एसएनएफ कम होता है।
डबल टोन के अंदर वसा कम होती है, एसएनएफ ज्यादा होता है। तो इसका उत्तर तो राइट हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर का, गाय की दुग्ध नलिकाओं में पाया जाता है पानी, रक्त, दूध और दूध रक्त दोनों। तो गाय की जो दुग्ध नलिकाएं होती है उनमें रक्त पाया जाता है, और अगर आपसे पूछा जाए कि ये शुद्ध होता है या अशुद्ध, तो ये अशुद्ध रक्त होता है। 26वां प्रश्न देखिए, दुग्ध स्त्राव का प्रारंभ कहलाता है गैलेक्टोजिनेसिस, गैलेक्टोपियोसिस, लैक्टोजिनेसिस, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहलाता है लैक्टोजिनेसिस, यानी सी वाला उत्तर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर का, संपूर्ण दूध के उद्देश्य से दूध का कितना हिस्सा उपयोग किया जाता है? 1:2 या यानी 1/2, 3/4, 2/3 और 1/3। तो आंसर राइट हो जाएगा 1/3, यानी डी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर का, पनीर एक है सांद्रित दूध उत्पाद, फर्मेंटेड दूध उत्पाद, जमाया हुआ दूध उत्पाद, सांद्रित करके जमाया हुआ दूध उत्पाद। तो ये सांद्रित करके जमाया हुआ दूध उत्पाद है, तो आंसर राइट हो जाएगा डी वाला। 29 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है, दूध का कौन सा विटामिन गर्मी के प्रति सबसे अधिक प्रतिरोधक क्षमता रखता है? विटामिन ए, सी, B1 और B2, यानी कि वो आपसे पूछ रहा है कि गर्मी के प्रति सबसे अधिक प्रतिरोधक क्षमता कौन सा रखता है? तो विटामिन ए रखता है। अगला प्रश्न है 30वें नंबर का, खोआ में दूध वसा की मात्रा कम से कम कितनी होनी चाहिए? 20%, 25%, 30% और 35%। तो आंसर राइट हो जाएगा ए वाला, यानी 20% होनी चाहिए। इसके बाद 31वां प्रश्न देखिए, पास्चुराइजेशन नष्ट करता है जीवाणु व विषाणु को, जीवाणु व फफूंद को, जीवाणु के स्पोर सहित को, जीवाणु के जीवित स्पोर को। तो देखो, ये जीवाणु और विषाणु को नहीं करता है, जीवाणु और फफूंद को नहीं करता है, जीवाणु के स्पोर सहित को नहीं करता है, और जीवाणु के जीवित स्पोर्स को। देखो, ये चीज इसके अंदर यूं है कि दूध के अंदर से 99% जीवाणु को नष्ट करता है और 1% को नहीं करता, यानी कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर का, 1 ml दूध उत्पादन के लिए शरीर में कितने खून का चक्रण होता है? यानी कि कितना खून का थन से गुजरना होता है? 200 ml, 100 से 200 ml, 400 से 500 ml और 300 से 450 ml। तो 400 से 500 ml, यानी कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा सी वाला। इसी में अगला 33 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से किसके द्वारा दूध निर्माण किया जाता है? सर्टोली कोशिका, एल्यूलाई कोशिका, लीडिंग कोशिका और अंतराली कोशिका। तो जो दूध निर्माण होता है वो एल्यूलाई कोशिका के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर का प्रश्न है, सफेद क्रांति किससे संबंधित है? कपास, दूध, मछली, गेहूं और चावल। तो ये दूध से संबंधित है, यानी इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। इसी में 35 नंबर का प्रश्न देखिए, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध से, मछली से, गेहूं और चावल से और कपास से। तो ये संबंधित है दूध से। दुग्ध क्षेत्र में सहकारिता का सबसे सफलतम उदाहरण कौन सा है? अमूल है, सरस है, आनंद गुजरात है या करनाल है? तो दुग्ध सहकारिता का जो सबसे सफलतम या सबसे जो फेमस उदाहरण है वो आनंद गुजरात है, यानी बी वाला उत्तर बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्तन ग्रंथियां किसका बदला हुआ रूप है? अगला प्रश्न है आपके सामने 37वें नंबर का, स्तन ग्रंथियां किसका बदला हुआ रूप है? क्यूटिन्स ग्रंथि, तेल ग्रंथि, डर्मिस ग्रंथि, सुडोरीपेरस। तो ये सुडोरीपेरस का बदला हुआ रूप है। इसी में अगला प्रश्न आप देखिए, दुग्ध स्त्राव यानी मिल्क सिक्रेशन के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है? एस्ट्रोजन, एड्रिनलिन, प्रोलैक्टिन और थायरोक्सिन। तो मिल्क यानी दुग्ध स्त्राव के लिए तो यहाँ पे प्रोलैक्टिन हार्मोन जिम्मेदार है, यानी सी वाला उत्तर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्तन ग्रंथियों की उत्पत्ति हुई है किससे हुई है? एंडोडर्म से, एक्टोडर्म से, मीजोडर्म से, उपरोक्त सभी से मिलकर। तो जो स्तन ग्रंथियों की जो उत्पत्ति हुई है वो एक्टोडर्म से हुई है, यानी बी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। दूध उतारना यानी मिल्क लेट डाउन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? मिल्क यानी दूध, लेट यानी आना, डाउन यानी नीचे। दूध का नीचे आने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? ऑक्सीटोसिन, एड्रिनलिन,
प्रोलैक्टिन और थायरोक्सिन, तो इसके लिए ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जिम्मेदार है। उत्तर हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर का, डबल टोन्ड दूध में वसा व वसा रहित ठोस पदार्थ यानी एसएनएफ की मात्रा होती है 4.5 से 8.5, 3 से 8.5, 1.5 से 9 और 1.5 और 8.5। तो देखो वसा कितनी होगी, तो जो डबल टोन्ड होता है उसमें वसा होती है 1.5, जबकि एसएनएफ होता है 9, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा सी वाला। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 3 है। आपसे कभी पूछा जा सकता है कि जो मानवीकृत जो दूध होता है वो कौन से रंग की थैली में आता है, तो हरे में, टोन्ड वाला नीले रंग की में, और डबल टोन्ड पीला, या आप इसे कह सकते हो कि ऑरेंज रंग की थैली के अंदर ये आता है। अगला देखिए 42 नंबर का प्रश्न, दूध दोहने की किस विधि का प्रयोग पूर्णतया दूध निकालने हेतु किया जाता है? चुटकी विधि, अंगूठा विधि, पूर्ण हस्त दोहन विधि और इनमें से कोई नहीं। तो चुटकी विधि को स्ट्रिपिंग विधि भी बोला जाता है, तो ये इसका उत्तर राइट हो जाएगा। पूर्णतया दूध निकालने के लिए चुटकी विधि का प्रयोग किया जाता है। 43 नंबर का प्रश्न देखिए, दही बनाने हेतु कितने प्रतिशत अम्लता वाला दूध काम में लिया जाता है? 0.12 से 0.14, 0.20 से 40, 0.17, 0.70 से 0.90। तो दही बनाने के लिए जो दूध काम में लिया जाता है उसमें 0.17% अम्लता होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर का, दूध का दही बनाने हेतु जामन की कितनी प्रतिशत मात्रा काम में लेते हैं? 4%, 1 से 3%, 10% और 5%। तो काम में लेते 1 से 3%। गर्मी है तो 1% काम में लोगे, और अगर सर्दी है तो 3% आप काम में लोगे। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित करना है, दूध का प्रकार है और वसा की मात्रा है। तो जो डबल टोन्ड है तो इसके अंदर हो जाएगी 1.5%, यानी पहले के अंदर हो गया डी, तो इसके अंदर भी डी है और इसमें भी डी है। टोन्ड दूध में तो 3% हो जाएगी, यानी दूसरे के अंदर हो गया बी, तो दोनों के अंदर बी है। मानवीकृत जो दूध होगा तो मानवीकृत दूध में होती है 4.5, यानी तीसरे के अंदर हो गया ए। सेपरेटा दूध में होती है 0.5, यानी हो गया सी। तो इसका उत्तर जो राइट होगा वो सी वाला उत्तर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर का, दूध निकालने की सबसे सर्वोत्तम विधि है? चुटकी विधि, पूर्ण हस्त दोहन विधि, अंगूठा विधि और मशीन विधि। तो सबसे जो सर्वोत्तम विधि है वो पूर्ण हस्त दोहन विधि है, तो उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। 47 नंबर का प्रश्न देखिए, पशुओं में दूध निकालने की दोषपूर्ण विधि है? चुटकी विधि, पूर्ण हस्त दोहन विधि, अंगूठा विधि और मशीन विधि। तो पशुओं के अंदर पूर्णतया यानी दूध निकालने की सबसे दोषपूर्ण विधि यानी हार्मफुल मेथड कौन सा है? तो अंगूठा विधि है, क्योंकि अंगूठा विधि से दूध निकालने पर पशु में थनैला रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देखिए, छोटे थन वाले पशुओं में दूध निकालने की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? चुटकी विधि, अंगूठा विधि, मशीन विधि और पूर्ण हस्त दोहन विधि। तो छोटे थन वाले के अंदर किया जाता है, चुटकी विधि का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिए 49, दूध निकालने की किस विधि का प्रयोग मुख्यतया बड़े बड़े डेयरी फार्मों पर किया जाता है? पूर्ण हस्त दोहन विधि, चुटकी विधि, अंगूठा विधि या नकलिंग, मशीन विधि। तो जो बड़े बड़े डेयरी फार्मों पर प्रयोग किया जाता है वो मशीन विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, दही बनाने हेतु उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? 21 डिग्री सेल्सियस, 30 से 37, 72 से 75, 22 डिग्री सेल्सियस। तो जो दही बनाने का जो सबसे उपयुक्त या सबसे सर्वोत्तम जो तापमान होता है वो 21 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला देखते हैं अपन दही के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दूध को 72 से 75 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 10 मिनट के लिए गर्म किया जाता है। दूध को 22 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठंडा करके 1 से 3% जामन डाला जाता है। गर्मियों में 1% और सर्दियों में 3% डाला जाता है। गर्मियों में दही 6 से 8 घंटे में तैयार हो जाता है, जबकि सर्दियों में 8 से 10 घंटे में तैयार हो जाता है। दूध को दही बनने में जीवाणु जो काम करते हैं वो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिस और लैक्टोबैसिलस थर्मोफिलस आदि जीवाणु दूध को दही में बदलने का काम करते हैं। 100 ग्राम दही में लगभग 76 केल्विन ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि 100 ग्राम दही से
कितने केल्विन ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 76 से 100 लगभग ये मान के चलिए आप 76-80 के आसपास केल्विन ऊर्जा प्राप्त होती है। दही में कैल्शियम फास्फोरस नामक पोषक तत्व की मात्रा दूध से अधिक होती है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि दूध में कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है या दही में, तो दही में दूध से ज़्यादा कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है। अगला प्रश्न है 51, मादा पशुओं में दूध निकालते समय ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का स्त्रवण होता है 10 से 15 मिनट, 2 से 5 मिनट, 5 से 7 मिनट और 7 से 10 मिनट। तो ये होता है 5 से 7 मिनट, यानी सी वाला उत्तर राइट हो जाएगा। अगला देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, पशुओं में दूध निकालने की संपूर्ण प्रक्रिया कितने समय में पूरी कर लेनी चाहिए? 10 से 15, 2 से 5 मिनट, 5 से 7 मिनट और 7 से 10 मिनट। तो देखो, जब 5 व 7 मिनट दोनों ऑप्शन में दिए हो तो 5 मिनट अंतिम। देखो, उसके कहने का मतलब ये है कि जैसे ऑप्शन में ऐसे आ जाते हैं। आपसे पूछ रहा है कि पशुओं में दूध निकालने की संपूर्ण प्रक्रिया कितने समय में पूरी होनी चाहिए? 5 मिनट में, 7 मिनट में, 9 मिनट में और 10 मिनट में। तो आंसर राइट हो जाएगा 5 मिनट में, यानी ए वाला उत्तर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखिए, गैलेक्टोपोइसिस एक है, क्या है? दुग्ध स्त्राव, स्तन में दूध संचय निर्वाह, दूध उतारना, स्तन में दूध संचय में रुकावट। तो स्तन में दूध संचय निर्वाह उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पशुओं में दूध उतारने की क्रिया क्या कहलाती है? होल्डिंग अप, गैलेक्टोपोइसिस, मिल्क लेट डाउन, लैक्टोजेनेसिस। तो पशुओं में दूध उतारने की जो क्रिया होती है वो मिल्क लेट डाउन कहलाती है, यानी सी वाला उत्तर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्यतया दूध में अम्लता होती है, यानी दूध में कितनी अम्लता पाई जाती है? 0.12 से 0.14, 0.20 से 0.40 या 30 से 40, 0.10 से 20, 0.20 से 40। तो 0.12 से 14 होती है, यानी इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला देखिए, कुछ अम्लता से संबंधित मुख्य पॉइंट है। अम्लता होने पर दूध फट जाता है, यानी कि लगभग 0.32% जब अम्लता हो जाती है तो दूध अपने आप फट जाता है। खीस में अम्लता 0.20 से 40, दही में अम्लता 70 से 90, जैम में 0.50 से 0.60 और जेली में 0.70 से 0.90% अम्लता होती है। अगला प्रश्न देखिए 56, पशुओं में दूध चढ़ाने की क्रिया कहलाती है होल्डिंग अप, गैलेक्टोपोइसिस, मिल्क लेट डाउन, लैक्टोजेनेसिस। तो ये कहलाती है होल्डिंग अप, और इसके लिए एक हार्मोन जिम्मेदार है जिसका नाम है एड्रीनलिन हार्मोन। अगला प्रश्न, पशुओं में दूध चढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो मैंने आपको अभी बताया, एड्रीनलिन नामक या एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन जिम्मेदार है। इसी में 58 नंबर का प्रश्न देखिए आप, क्रीम में वसा कितने प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए? 25, 35, 45 और 60। तो देखो, क्रीम वैसे 4 प्रकार की होती है। पहली जो क्रीम होती है जिसे अपन बोलते हैं पतली क्रीम, दूसरी होती है मध्यम, तीसरी होती है नॉर्मली गाढ़ी वाली, और एक होती है प्लास्टिक क्रीम। तो जिसके अंदर पतली क्रीम होती है उसमें होती है 18 से 25%, दूसरे में होता है 25 से 45%, तीसरे में होता है 45 से 60% और चौथे के अंदर होता है 60 से 80%। तो देखो, क्रीम में वसा कितने प्रतिशत, यानी 18 से 25, तो 25 आ रहा है, यानी उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न देखिए, साधारण आइसक्रीम में वसा कितने प्रतिशत होती है? 8%, 10%, 12% और 14। तो आइसक्रीम में जो वसा होती है वो 12% होती है, यानी उत्तर राइट हो जाएगा सी वाला। अगला, दही का दही तनाव होता है। तो देखो, दही का दही तनाव होता है दूध से अधिक, दूध से कम, एक समान रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो दही का दही तनाव जो होता है वो दूध से कम होता है, यानी उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न देखिए 61, एंजाइम द्वारा जमाया गया दूध उत्पाद है पनीर, दही, चीज और छेना। तो एंजाइम के द्वारा बनाया गया चीज है, यानी सी उत्तर हो जाएगा। मनुष्य के दूध में राख की मात्रा कितनी होती है? 0.2, 0.5, 0.7 और 0.8। तो मनुष्य के दूध में जो राख होती है वो 0.2% होती है, यानी कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न देखिए 63 नंबर का प्रश्न है, विदेशी गायों में सर्वाधिक वसा किस नस्ल के दूध में होती है? जर्सी, होल्स्टीन फ्रीजियन, ब्राउन स्विस और रेड डेन।
तो जर्सी के में होती है 5.5% वसा पाई जाती है। अगला देखिए 64, किस नस्ल के दूध में सबसे न्यूनतम वसा होती है? तो जैसे जर्सी, हॉलिस्टन फ्रीजियन, ब्राउन स्विस और रेड डेन। तो हॉलिस्टन फ्रीजियन के दूध में सबसे न्यूनतम वसा होती है 3.45% उसके दूध में वसा होती है। अगला देखिए 65 नंबर का प्रश्न देखिए आप, दूध में कितने प्रतिशत से कम वसा नहीं होनी चाहिए? 3%, 4.5%, 4 और 2.5। तो दूध में लगभग 3% से कम वसा नहीं होनी चाहिए। अगला देखिए 66 नंबर का प्रश्न, वसा रहित दूध क्या कहलाता है? यानी कि जिस दूध में वसा नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? मानवीकृत दूध, पूरित दूध, टोंड दूध, सेपरेटा या स्किम्ड मिल्क के नाम से जाना जाता है। यानी कि स्किम्ड, देखो 0.5% उसके अंदर वसा होती है, तो आंसर राइट हो जाएगा सेपरेटा दूध। अगला देखिए 67, 1 ग्राम प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में वसा से कितने गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो देखो 1 ग्राम प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त होती है 4.1, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से होती है 4.1, जबकि 1 ग्राम वसा से कार्बोहाइड्रेट्स व प्रोटीन की तुलना में 2.25 गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी उत्तर राइट हो जाएगा सी वाला। अगला देखिए 1 ग्राम वसा से प्राप्त ऊर्जा होती है 9.3 किलो कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 किलो कैलोरी, 1 ग्राम वसा से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखिए 68, दूध का सबसे ज़्यादा घटने और बढ़ने वाला पदार्थ कौन सा है? वसा, प्रोटीन, जल, विटामिन और खनिज लवण। तो दूध का सबसे ज़्यादा घटने और बढ़ने वाला जो पदार्थ होता है वह वसा होता है, यानी ए वाला उत्तर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा अवयव दूध की कीमत यानी मूल्य का निर्धारण करता है? प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और वसा। तो दूध में पाया जाने वाला जो वसा होती है वही दूध के मूल्य को निर्धारण करती है। यही दूध का सबसे मुख्य अवयव है और यही सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील है। अगला देखिए, वसा का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो देखिए 0.93, 1.028, 1.032, 1.037। तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.93, यानी ए वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, दूध का अपेक्षित घनत्व लैक्टोमीटर यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। इस यंत्र में 0 से 40 तक रीडिंग लिखी होती है। सामान्य दूध का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो 1.028 से 1.032 होता है। गाय का होता है 1.028, भैंस का होता है 1.032, बकरी का होता है 1.025 और भेड़ का होता है 1.035। अगला देखिए, सेपरेटा दूध का होता है 1.037, खीस का होता है 1.40 से 1.80, लेकिन एग्जाम में माना जाता है 1.020 से लेकर 1.040। जो अपन मान रहे हैं 12th केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी बुक है उसके अनुसार ये वाला राइट है। लैक्टोज 1.666 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 71 नंबर का, किस पशु के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? देखो बकरी, भेड़, गाय और भैंस। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस पशु के दूध में सर्वाधिक वसा होती है, तो सर्वाधिक वसा होती है भैंस के दूध में, 11 से 13% होती है। आंसर आ जाएगा बदाऊरी भैंस के दूध में। लेकिन कभी आपसे पूछा जाता है कि किस पशु के दूध में सर्वाधिक औसतन वसा होती है, तो सर्वाधिक औसतन वसा होती है भेड़ के दूध में, जिसके दूध में होती है लगभग 7.90% होती है, जबकि भैंस में एवरेज यानी औसतन वसा होती है वो होती है 7.39% होती है, जो अपन बता रहे हैं 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी के हिसाब से। अगला प्रश्न देखिए 72, दूध का बनने वाला वो उत्पाद जिसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है? क्रीम, मक्खन, घी और आइसक्रीम। तो देखो घी के अंदर सबसे ज़्यादा वसा होती है, लगभग 99% वसा होती है, जबकि 0.5% स्वतंत्र वसा होती है और 0.5% उसके अंदर नमी होती है। दूध में वसा गोलिकाओं का आकार 0.5 से 10 माइक्रोन होता है। अगला प्रश्न देखिए, दूध का सबसे कम घटने बढ़ने वाला पदार्थ कौन सा है? लैक्टोज, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और वसा। तो देखो अगर आपसे पूछा जाता कि सर्वाधिक घटने और बढ़ने वाला पदार्थ कौन सा है तो वसा राइट होता, लेकिन आपसे पूछा गया है कि सबसे कम घटने और बढ़ने वाला पदार्थ कौन सा है, तो सबसे कम घटता है लैक्टोज, यानी ए वाला उत्तर बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला देखिए 74, वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई, ए डी के, बी सी, ए डी ई और के। तो आंसर राइट हो जाएगा डी वाला। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए 75, घी में सर्वाधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन ए। तो घी में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन है विटामिन ए, यानी कि उत्तर राइट हो जाएगा अपना डी वाला। भारत में सर्वाधिक दूध से बनने वाला जो उत्पाद है वो घी है, और घी पूरे भारत के दूध उत्पादन का लगभग 28 से 30% बनता है। घी मुख्यतः दो विधियों से बनाया जाता है, क्रीम विधि से मक्खन के द्वारा। जो मक्खन के द्वारा बनाया जाता है वो सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। इसमें अगला देखिए 76, घी में कितने तापमान पर तरल व अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है? तो घी लगभग 0.5, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 से 37, 110 से 120 डिग्री सेल्सियस। तो घी 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तरल तथा अर्ध तरल दोनों अवस्था में पाया जाता है। घी बनाने हेतु उपयुक्त तापमान कितना होता है? तो घी बनाने हेतु उपयुक्त तापमान होता है 110 से 120 डिग्री सेल्सियस तापमान। अगर आप क्रीम से घी बना रहे हो तो 110 से 120 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मक्खन से घी बना रहे हो तो 110 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। घी को संग्रहित करने का जो तापमान होता है वो 0 से 0.5 डिग्री सेल्सियस घी को संग्रहित करने का तापमान होता है। घी में जल 0.5% होता है, स्वतंत्र वसा 0.5 होती है, और नॉर्मल जो वसा होती है वो घी में 99% पाई जाती है। अगला देखिए 77 नंबर का प्रश्न देखिए, घी को अधिक गर्म करने पर उसमें अम्लता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है, घटती है, कुछ परिवर्तन नहीं होता, पहले बढ़ती है बाद में घटती है। तो जब आप घी को अधिक गर्म करते हो तो उसमें अम्लता की मात्रा बढ़ती है, यानी उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न देखिए, दुग्ध में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट्स होता है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड। तो देखो, दूध में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है लैक्टोज, जो कि दो कार्बोहाइड्रेट्स की शर्करा से मिलकर बनता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, यानी कि ये उदाहरण हो जाएगा किसका? डाइसेकेराइड का। बी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, दूध में लैक्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, जो कि ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बनता है। इसी के कारण दूध मीठा होता है, इसीलिए लैक्टोज को मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। अगला देखिए 79, मक्खन में कितने प्रतिशत वसा होती है? 80, 90, 99, 60, 70। तो मक्खन में 80% वसा होती है, यानी ए वाला उत्तर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, घी में कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है? 80, 90, 99 और 60 से 70। तो घी में 99% वसा पाई जाती है। दूध में किस खनिज लवण की कमी होती है? ऑप्शन में आपके पास कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और आयरन। तो दूध में किस खनिज लवण की कमी होती है? तो आयरन वाला उत्तर राइट हो जाएगा, यानी डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप, देखो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। दूध में खनिज लवण की मात्रा 0.70 से 0.90% होती है। जेली व दही में अम्लता भी 0.70 से 0.90% होती है। दूध में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम व फास्फोरस पाया जाता है, जबकि दुधारू पशुओं के लिए सर्वाधिक आवश्यक पोषक तत्व कैल्शियम व फास्फोरस है। वो इन पोषक तत्वों की मात्रा हरे चारे में अधिक होती है। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, किस क्रिया के द्वारा वसा की गोलिकाओं को छोटे छोटे कणों में विभाजित किया जाता है? निर्जलीकरण, समांगीकरण, अवशीतन और पाश्चुरीकरण। तो देखो, समांगीकरण की जो क्रिया होती है उसी के द्वारा दूध में उपस्थित वसा गोलिकाओं को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए 83, दूध को गर्म करने पर उसमें अम्लता बढ़ती है, घटती है, कुछ परिवर्तन नहीं होता, पहले बढ़ती है बाद में घटती है। तो जैसे आप दूध को गर्म करते हो तो उसमें जो अम्लता होती है वो घटती है, यानी उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न देखिए, दूध का अवशीतन तापमान कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 110 से 115 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री। तो जो दूध का अवशीतन तापमान होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी बी वाला उत्तर राइट हो जाएगा। अगला देखिए, दही को लंबे समय तक रखने पर उसमें अम्लता बढ़ती है,
घटती है, कुछ परिवर्तन नहीं होता, पहले बढ़ती है बाद में घटती है। तो जैसे आप दही को लंबे समय तक रखोगे उसमें अम्लता की मात्रा बढ़ती है। तो उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। किस पशु के दूध में सर्वाधिक औसतन वसा पाई जाती है? किस पशु के दूध में सर्वाधिक औसतन वसा यानी एवरेज फैट पाई जाती है? बकरी, भेड़, गाय और भैंस। तो एवरेज जब वसा की बात करते हैं तो अपन 12th एनसीईआरटी के अनुसार बात करते हैं, तो भेड़ आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि भेड़ में एवरेज वसा की मात्रा होती है 7.90% होती है, जबकि भैंस के अंदर होती है 7.39%। अगला आता है 87। घी में उपस्थित पोषक तत्व जो मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करता है? डाइएसिटाइल, ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड्स और सिट्रिक अम्ल। तो घी में पाया जाने वाला ऐसा पोषक तत्व जो मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करता है तो वो फॉस्फोलिपिड्स हो जाएगा, यानी उत्तर राइट हो जाएगा सी वाला। अगला देखिए 88। घी व मक्खन में सुगंध किसके कारण आती है? ऑप्शन में डाइएसिटाइल, ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड्स और सिट्रिक अम्ल। तो घी और मक्खन में जो सुगंध आती है वो आती है डाइएसिटाइल के कारण। उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला, दुग्धशाला में प्रयोग किए जाने वाले बर्तन स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं, जबकि घी को संग्रहित करने हेतु टीन व एल्यूमिनियम के बर्तन काम में लेते हैं। तो याद रखना, जो दुग्धशाला में प्रयोग किए जाने वाले जो बर्तन होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, जबकि घी को संग्रहित करने हेतु टीन व एल्यूमिनियम के बर्तनों को काम में लेते हैं। घी को कभी भी प्रकाश की उपस्थिति में नहीं रखते हैं, यानी धूप में नहीं रखते हैं। अगर प्रकाश की उपस्थिति में आप रखोगे तो घी खराब हो जाएगा, उसमें बदबू आने लग जाएगी। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न देखिए 89 नंबर का प्रश्न है, गाय के घी का साबुनीकरण यानी सेपोनिकेशन मान होता है 222 से 226, 126 से 159, 200 से 210, 122 से 126। आंसर राइट हो जाएगा 222 से 226। अगला प्रश्न देखिए, घी की उपस्थिति आंतों में किस विटामिन का निर्माण करती है? विटामिन ए, बी, डी और ई। तो वो करती है विटामिन बी का, यानी बी वाला उत्तर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखिए, घी में पाया जाने वाला वसीय अम्ल कौन सा है? डाइएसिटाइल, ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड्स और सिट्रिक अम्ल। आंसर राइट हो जाएगा ट्राइग्लिसराइड, यानी बी वाला उत्तर राइट हो जाएगा। अगला देखिए, मिल्क प्रोटीन है, कौन सी है? केरोटीन, केसिन, एल्ब्यूमिन और क्रिएटिन। तो केसिन को मिल्क प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये कुल दूध प्रोटीन की होती है लगभग 2 से 3%, जबकि 80%। ऐसे बात करते हैं तो कुल दूध की लगभग 80% तो केसिन प्रोटीन होती है, और टोटल जो प्रोटीन होती है 3.58%, उसमें से 2 से 3% केसिन प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद अगला देखिए, गेहूं में ग्लूटेन, मक्का में जीन, दान में ओराइजिन, अंडे में एल्ब्यूमिन, मांस में मायोसिन, ऊन में क्रिएटिन। गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा होती है 3.60%, भैंस के दूध में होती है 3.58, सर्वाधिक प्रोटीन भेड़ के दूध में होती है 5.23, गाय के खीस में प्रोटीन 17.1% होता है, भैंस के खीस में 21.4। गाय के दूध का सफेद रंग केसिन प्रोटीन के कारण होता है, तथा गाय के दूध वो घी का पीला रंग केरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। भोजन में इलास्टिन प्रोटीन का पाचन नहीं होता, और जो भी प्रोटीन भोजन के अंदर जाती है तो पाचक प्रणाली में लगभग प्रोटीन का 95 से 98% पाचन हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सेपरेटा दूध में वसा, फैट व एसएनएफ ठोस पदार्थ की मात्रा होती है 4.5 से 8.5, 3 से 8.5, 1.5, 9 और 0.5, 8.7। तो सेपरेटा दूध के अंदर होता है डी वाला, 0.5 वसा होती है और 8.7 एसएनएफ होता है। अगला देखिए, दूध में केसिन प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो दूध में अभी मैंने आपको बताया था केसिन प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो 80% होती है, तो बी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, दूध में किस विटामिन की कमी पाई जाती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन के। तो दूध में विटामिन सी की कमी पाई जाती है, तो सी वाला उत्तर राइट हो जाएगा। गाय के दूध में वसा रहित ठोस पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? 8.7, 8.5, 9 और 8। तो गाय के दूध में जो वसा रहित ठोस पदार्थ होता है वो 8.5 होता है, यानी बी उत्तर राइट हो जाएगा। अगला आ जाइए, दूध में बफर वैल्यू का कारण क्या है?
प्रोटीन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा। तो दूध में बफर वैल्यू का जो कारण है वो प्रोटीन हो जाएगा, यानी इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। खोआ बनाने के लिए मुख्यतया आवश्यकता होती है प्रोटीन की, खनिज लवण की, कार्बोहाइड्रेट्स की या वसा की। तो याद रखना खोआ बनाया जाता है यानी कि वसा से। वसा का सबसे अच्छा स्रोत होना चाहिए जब जाके खोआ, यानी कि आपके पास जो दूध है उसमें वसा ज़्यादा होगी तो खोआ अच्छा बनेगा। तो आंसर राइट हो जाएगा वसा, यानी डी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। खोआ बनाने के लिए सबसे अच्छा दूध किस पशु का माना जाता है? तो देखो भैंस के दूध में सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है, तो वही आंसर राइट हो जाएगा। भैंस का दूध का सबसे अच्छा खोआ बनता है, यानी बी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अपन पढ़ेंगे खोआ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो देखो खोआ की परिभाषा देखिए, दूध के जल को तीव्र वाष्पीकरण द्वारा निकालकर आंशिक रूप से सुखाया हुआ एक दूध उत्पाद है, यानी दुग्ध पदार्थ है। क्या किया? दूध के जल को तीव्र वाष्पीकरण के द्वारा निकालकर आंशिक रूप से सुखाया हुआ दुग्ध उत्पाद है। इसमें ठोस पदार्थ होता है 70 से 75% होता है। भैंस के दूध से 20 से 23% खोआ बनाया जाता है, जबकि गाय के दूध से 18 से 20% खोआ बनाया जाता है। अगला प्रश्न है 100 नंबर का, भैंस, भेड़ व बकरी में वसा रहित ठोस पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? 8.7, 8.5, 9 और 8। तो इसके अंदर होती है ये 9, यानी उत्तर राइट हो जाएगा सी वाला। अगला प्रश्न देखिए 101 नंबर का, दूध में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? लाइपेज, एमाइलेज, फोस्फेटेज, प्रोटीएज, लैक्टेज, उपरोक्त सभी। तो दूध में सभी प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, तो डी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। दूध का पीएच मान होता है 5.4, 6.4 से 6.7, 7.4, 3.5 से 4.2। तो दूध का पीएच मान होता है 6.4 से 6.7। खीस का पूछे तो 5.4, रक्त का 7.4, साइलेज का 3.5 से 4.2 होता है। उसके बाद बकरी के दूध का देखिए आप, तो बकरी के दूध का जो पीएच मान होता है वो 7.2 होता है, और थनैला रोग में जो दूध का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। अगला देखिए 103 नंबर का प्रश्न है, वह विधि जिसमें दूध में उपस्थित 99% जीवाणु नष्ट हो जाते हैं परंतु जीवाणुओं के स्पोर जीवित रह जाते हैं, यानी कि ऐसी क्रिया जिसमें दूध के 99% जीवाणु तो मर जाए और 1% जीवाणु जीवित रह जाए। पाश्चुरीकरण, निर्जलीकरण, समांगीकरण और अवशीतन। उत्तर राइट हो जाएगा पाश्चुरीकरण, यानी ए वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, छेना पनीर बनाने के लिए मुख्यतः आवश्यकता होती है प्रोटीन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा। तो छेना बनाने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है प्रोटीन की, तो उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। उसके बाद देखिए, दूध का पनीर बनाने के लिए स्कंदन के लिए रेनेट मिलाया जाता है। अब आप देखो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पनीर बनाने के लिए स्कंदन में लिए क्या मिलाया जाता है, तो उसके अंदर रेनेट मिलाया जाता है, तो ये वाला सही हो जाएगा। अगला देखिए, छेना पनीर बनाने के लिए सबसे अच्छा दूध किस पशु का होता है? भेड़ का दूध होता है, भैंस का दूध होता है, बकरी का दूध होता है और गाय का दूध होता है। तो छेना व पनीर बनाने के लिए सबसे अच्छा जो दूध माना जाता है वो माना जाता है गाय का दूध, यानी इसका उत्तर राइट हो जाएगा डी वाला। उसके बाद अगला देखिए, ये फटे हुए छेने के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये फटे हुए दूध से तैयार किया हुआ एक विशेष प्रकार का दुग्ध उत्पाद है। ये उबलते हुए दूध को अम्ल द्वारा फाड़कर तैयार किया जाता है। सर्वोत्तम छेना गाय के दूध का बनाया जाता है। भैंस के दूध से 20% छेना प्राप्त किया जा सकता है। उत्तम प्रकार का छेना बनाने के लिए 4% वसा होनी चाहिए, यानी कि उत्तम प्रकार यानी अच्छी गुणवत्ता का अगर आप छेना बना रहे हो तो आपके पास जो दूध है उसमें 4% वसा होनी चाहिए। उसके बाद अगला देखिए 106 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है। वो विधि कौन सी है जिसका प्रमुख उद्देश्य दूध में उपस्थित सभी हानिकारक एवं लाभदायक जीवाणु को नष्ट करना है? निर्जलीकरण, पाश्चुरीकरण, समांगीकरण और अवशीतन। तो देखो एक विधि थी जिसके अंदर आपने 99% जीवाणु को नष्ट किया था, 1% को नहीं किया, लेकिन यहाँ आपने क्या किया, सभी प्रकार के हानिकारक और लाभदायक जीवाणु को नष्ट किया, तो ये विधि कहलाएगी निर्जलीकरण, यानी उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला देखिए, भैंस के दूध में गाय के दूध की मिलावट का पता किस परीक्षण के द्वारा लगाया जाता है?
नाइट्रेट परीक्षण, कैंडलिन परीक्षण, हंसा परीक्षण और गर्बर परीक्षण। तो आंसर राइट हो जाएगा हंसा परीक्षण के द्वारा, यानी सी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अपन बात करेंगे पशुपालन में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख परीक्षण के बारे में। तो देखो, सबसे पहले एक ब्यूटाइरोमीटर यंत्र होता है, दूध में वसा प्रतिशत ज्ञात करना, जबकि दूध में वसा का पता गर्बर विधि के द्वारा लगाया जाता है। तो एक विधि होती है गर्बर विधि, जिसके द्वारा दूध में वसा का पता लगाया जाता है। ये विधि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। इस विधि में एक ब्यूटाइरोमीटर नामक यंत्र काम में लेते हैं। ये यंत्र 3 पदार्थ से भरा होता है, यानी कि जो यंत्र होता है ब्यूटाइरोमीटर, उसमें 3 पदार्थ डाले जाते हैं। तो देखो 3 पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तो वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहला आता है 10.75 ml दूध, 10 ml H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तथा 1 ml एमाइल एल्कोहल, तीनों को मिक्स कर दिया जाता है तथा तीनों को ब्यूटाइरोमीटर यंत्र के अंदर इन तीनों को डाल देते हैं और 1100 आरपीएम के हिसाब से 5 मिनट तक उसको घुमाया जाता है। आरपीएम का अर्थ होता है राउंड पर मिनट, तो 1 मिनट में आपको 1100 बार घुमाना है और कितने मिनट तक घुमाना है, 5 मिनट में। अगला आता है देखो लैक्टोमीटर यंत्र, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना, वो दूध में पानी की मिलावट का जो पता लगाया जाता है वो लगाया जाता है लैक्टोमीटर यंत्र के द्वारा। इसी में अगला देखिए हंसा परीक्षण आ गया, गाय के दूध में भैंस के दूध की मिलावट का पता हंसा परीक्षण के द्वारा लगाया जाता है। अगला परीक्षण आ गया बाउडाइन परीक्षण, देसी घी में वनस्पति घी की मिलावट का पता लगाया जाता है बाउडाइन परीक्षण से। अगला परीक्षण आता है निकिल, घी में डालडा, नॉर्मल जो सामान्य घी होता है उसके अंदर डालडा घी की मिलावट का जो पता लगाया जाता है वो लगाया जाता है निकिल परीक्षण। अगला आता है वेलेंटा परीक्षण, घी में पशु की चर्बी या नारियल तेल की मिलावट का पता जो लगाया जाता है वो वेलेंटा परीक्षण के द्वारा लगाया जाता है। अगला आता है आयोडीन परीक्षण, दूध में स्टार्च की उपस्थिति का पता आयोडीन परीक्षण के द्वारा लगाया जाता है। अगला देखिए COB क्लोट ऑन बॉइलिंग टेस्ट होता है, दूध में खीस की उपस्थिति का पता लगाना या दूध में अम्लता का पता लगाना। दूध में अम्लता का पता लगाने के लिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है, यानी NaOH का प्रयोग किया जाता है। अगला आता है नाइट्रेट परीक्षण, दूध में वर्षा जल की उपस्थिति का पता लगाना नाइट्रेट परीक्षण के द्वारा लगाया जाता है। अगला देखिए चबूतरे परीक्षण, प्लेटफॉर्म टेस्ट, दूध डेयरी पर दूध की शुद्धता व ताजेपन हेतु कुछ परीक्षण किया जाता है, उसको बोलते हैं चबूतरा परीक्षण। अगला आता है पाइनेस या जेलडोल विधि, दूध में प्रोटीन की उपस्थिति का पता लगाना जेलडोल या पाइनेस विधि कहलाता है। अगला देखिए मिथाइल ब्लू रिडक्शन टेस्ट, MBRT यानी मिथाइल ब्लू रिडक्शन टेस्ट। मिथाइल ब्लू रिडक्शन टेस्ट क्या काम करता है, पाश्चुरीकृत दुग्ध की दक्षता व क्षमता का पता लगाने वाला जो टेस्ट होता है वो MBRT टेस्ट होता है। अगला होता है कैंडलिंग टेस्ट, अंडे की गुणवत्ता का पता लगाना कैंडलिंग टेस्ट। ये टेस्ट प्रथम बार 7 दिन पर किया जाता है और दूसरी बार किया जाता है 14 दिन पर। इसके बाद अगला प्रश्न आ गया अपना 108 नंबर का, दूध का उबाल बिंदु होता है 100.17 डिग्री सेल्सियस, 110 से 120 डिग्री सेल्सियस, -0.53 से लेकर -0.55 डिग्री सेल्सियस, -0.1 से लेकर -0.4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो उबाल बिंदु आएगा वो ए वाला राइट हो जाएगा। अगला देखिए सेपरेटा दूध में वसा की मात्रा 1%, 0.1 से 0.5, 4.5, 2 से 3। तो आंसर राइट हो जाएगा 0.1 से 0.5। प्रश्न देखिए दूध का जमाव बिंदु होता है, तो देखो इनमें से दूध का जो जमाव बिंदु होता है वो ए वाला होता है, -0.53 से लेकर -0.55 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न देखिए दूध को निर्जलीकरण करने की विधि में तापमान व समय रखा जाता है 100 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट, 72 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट, 145 डिग्री सेल्सियस 1 से 5 मिनट, 110 से 120 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला, यानी 111 के अंदर आ जाएगा ए। अब देखिए पाश्चुरीकरण की विधियां देखिए आप, निम्न तापमान लंबा समय LT यानी लो टेम्परेचर और लॉन्ग टाइम, दूध को 61 से 63 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 30 मिनट तक गर्म करके तुरंत ठंडा किया जाता है। एक होता है ST
यानी हाई टेम्परेचर और शॉर्ट टाइम, यानी उच्च तापमान और अल्पकाल। तो दूध को 71 से 76 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करके 15 सेकंड के लिए आप उसको गर्म करना है, फिर उसके बाद ठंडा करते हैं। तो पहली विधि तो हो गई निम्न ताप लंबा समय, दूसरी होगी उच्च तापमान अल्पकाल के लिए, और एक होती है UHT यानी अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, अल्ट्रा हाई तापमान। तो दूध को 148 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 5 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है, और एक आता है 149 डिग्री सेल्सियस तापमान, 0.5 सेकंड तक उसको गर्म किया जाता है, और बाद में तुरंत उसको 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठंडा करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दूध में वसा किस रूप में उपस्थित होती है? गोलिकाओं के रूप में, निलंबन के रूप में, कोलाइडल के रूप में, ए व बी दोनों। तो गोलिकाओं के रूप में भी होती है और निलंबन के रूप में भी होती है, यानी कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है 113 नंबर का, दूध में प्रोटीन किस रूप में उपस्थित होती है? गोलिकाओं के रूप में, निलंबन के रूप में, कोलाइडल के रूप में, और ए व बी दोनों के रूप में। तो दूध में जो प्रोटीन होती है वो कोलाइडल के रूप में होती है, यानी इसका उत्तर राइट हो जाएगा सी वाला। अगला देखिए, दूध में जल, खनिज लवण, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स घोल यानी सोल्यूशन के रूप में उपस्थित होते हैं। अगला देखिए 114 नंबर का प्रश्न है, खीस में लोहे की मात्रा दूध की अपेक्षा कितने गुना अधिक होती है? देखो, खीस में लोहे की मात्रा दूध से कितनी अधिक होती है? 10 गुना, 5 गुना, 17 गुना और 2.25 गुना। आंसर राइट हो जाएगा 17 गुना। अब अपन बात करेंगे खीस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। खीस प्रसव के बाद स्रावित होने वाला गाढ़ा हल्के पीले रंग का पदार्थ, प्रसव के 3 से 4 दिन बाद तक ये स्रावित होता है। खीस नवजात बछड़े में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। नवजात को जन्म के 1 से 2 घंटे के भीतर खीस पिलाना चाहिए। खीस का पीएच मान 5.4 होता है। याद रखना, अगर आपसे कभी पूछा जाए खीस का पीएच मान कितना होता है, तो खीस का पीएच मान 5.4 होता है। उसके बाद अगला देखिए, खीस में अम्लता कितनी होती है? तो खीस में अम्लता होती है 0.20 से 0.40%। खीस में विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नवजात बछड़े को शरीर भार का 1/10 भाग खीस पिलाया जाता है। खीस मृदुरेचक का काम करता है, जो नवजात बछड़े में पेट साफ करने का काम करता है। खीस की अनुपस्थिति में बछड़े को 10 ग्राम यानी 10 ml अरंडी का तेल 2 से 3 बार करके पिलाया जाता है। उसके बाद अगला देखिए, नवजात शिशु में खीस की ग्लोबुलिन द्वारा रक्त हीमोग्लोबिन बनता है। याद रखना है, जब खीस नहीं मिले तो 10 ml अरंडी के तेल को 2 से 3 बार करके पिलाया जाता है। शरीर भार का 1/10 भाग आपको खीस पिलाना है, क्योंकि आप अधिक खीस पिलाओगे तो काप स्कोरर नामक रोग हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आता है 115 नंबर का, दूध में सर्वाधिक मात्रा में बनने वाला उत्पाद कौन सा है? तो दूध से सर्वाधिक मात्रा में बनने वाला जो उत्पाद होता है वो घी होता है। तो उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। 116 नंबर का प्रश्न देखिए आप, सामान्य दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 1.028 से 1.032, 1.037, 1.040, 1.080, 1.027। तो सामान्य जो दूध होता है उसका अपेक्षित घनत्व होता है ए वाला। अगला देखिए, गाय के दूध में लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है? अब वो अपन से पूछ रहा है कि गाय के दूध में लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है? 4.5 होती है, 4.96 होती है, 5.48 होती है, 3.7 होती है। तो गाय के दूध में जो लैक्टोज की मात्रा होती है वो होती है 4.96, यानी कि बी वाला उत्तर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भैंस के दूध में लैक्टोज की कितनी मात्रा होती है? 4.5, 4.96 होती है, 5.48 होती है, 3.7 होती है। तो भैंस के दूध में जो लैक्टोज की मात्रा होती है वो होती है 5.48 होती है। अगला प्रश्न देखिए, खीस प्रसव के कितने दिन बाद तक स्रावित होता है? तो देखो, मादा पशु के प्रसव के लगभग 48 से 72 घंटे के अंदर तक स्रावित होता है। तो लगभग 3 से 4 दिन आ जाएगा ऑप्शन, तो डी वाला उत्तर राइट हो जाएगा। अगला देखिए, सबसे मीठा दूध होता है। ऑप्शन में आपके पास गाय के दूध में, भैंस का दूध, ऊंटनी का, मानव का। तो देखो, सबसे जो मीठा दूध होता है वो मानव का होता है, क्योंकि मानव के दूध में जो लैक्टोज की मात्रा होती है 6.98% होती है। अगला देखिए 121 नंबर का प्रश्न, खीस में सर्वाधिक विटामिन पाया जाता है?
ए, डी, ई और के। घी के अंदर भी सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है, मछली के तेल में भी सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है और खीस में भी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए। उसके बाद अगला देखिए 122 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किस दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? प्रथम दूध में, मध्यम में, अंतिम में, संपूर्ण दूध में समान होती है। तो जो अंतिम दूध होता है उसमें सबसे ज़्यादा होती है, तो आंसर राइट हो जाएगा इसका सी वाला। अगला प्रश्न देखिए, कृत्रिम दूध का पीएच मान होता है 5.4, 6.4, 10.5, 3.5 से 4.2। तो कृत्रिम दूध का जो पीएच मान होता है वो 10.5 होता है, तो उत्तर राइट हो जाएगा सी वाला। खीस का पीएच मान होता है 5.4, 6.4, 7.4, 3.5 से 4.2। तो खीस का पीएच मान होता है 5.4, यानी उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला आ जाइए, घी बनाने हेतु सबसे उपयुक्त तापमान कितना होता है? 100 से 110, 110 से 120, 100.17 डिग्री सेल्सियस, 145 से 150। तो जो घी बनाया जाता है उसका सबसे सर्वोत्तम तापमान होता है 110 से 120, यानी बी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 126, सामान्यतया दूध की प्रकृति होती है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, दूध की प्रकृति यानी कि अम्लीय होती है, क्योंकि दूध का पीएच मान होता है 6.4 से लेकर 6.7, तो ये एक अम्लीय प्रकृति है, तो ए राइट हो जाएगा। दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? केसीन के कारण, केरोटीन के कारण, क्रिएटिन के कारण या एल्बुमिन के कारण। तो दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वो केसीन के कारण होता है, यानी कि ए वाला उत्तर राइट हो जाएगा। इसके बाद 128 देखिए, दूध को दूषित करने वाली प्रत्यक्ष अशुद्धि कौन सी है? प्रत्यक्ष वाली पूछ रहा है वो आपसे, धूलकण, बाल, मक्खी, मच्छर और जीवाणु। तो प्रत्यक्ष का मतलब तो होता है जो नग्न आंखों से दिखाई दे, अप्रत्यक्ष का मतलब है जो अशुद्धि दिखाई नहीं दे, तो इसके अंदर जीवाणु वाला राइट हो जाएगा, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिए, लेक्टोमीटर पर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान अंकित है और दूध का तापमान 68 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो लेक्टोमीटर पाठ्यांक एलआर में तापमान संशोधित होगा, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला आ जाइए 130, दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन में आपके पास केसीन, केरोटीन के कारण, क्रिएटिन के कारण और एल्बुमिन के कारण। तो दूध का जो पीला रंग होता है वो केरोटीन के कारण होता है। अगला प्रश्न आ जाइए 131, दूध को दूषित करने वाली प्रत्यक्ष अशुद्धि कौन सी है? प्रत्यक्ष वाली, धूलकण, बाल, मक्खी, मच्छर और उपरोक्त सभी। तो देखो, धूलकण भी दिखाई देते हैं, बाल भी दिखाई देते हैं, मक्खी मच्छर भी दिखाई देते हैं, तो आंसर राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, खीस का अपेक्षित घनत्व होता है। तो खीस का अपेक्षित घनत्व 1.028 से 1.032, 1.037, 1.040 से 1.080, 1.027। तो इसका देखो, इसका फाइनल जो उत्तर है 12th एनसीईआरटी के हिसाब से 1.020 से लेकर 1.040 अंतिम उत्तर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गाय के दूध में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 82%, 80%, 87% और 84%। तो गाय के दूध में पानी की मात्रा होती है 87%, यानी सी वाला उत्तर राइट हो जाएगा। दही में लैक्टोज की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? पहला ऑप्शन है 3 से 3.5, दूसरा है 4.4 से 4.9, तीसरा है 5.3 से 5.9, 6.4 से 6.7। तो दही में जो लैक्टोज की मात्रा होती है वो बी वाला, यानी 4.4 से 4.9 होती है। अगला देखिए 135 नंबर का, बकरी के दूध की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, बकरी के दूध की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, क्योंकि बकरी के दूध का जो पीएच मान होता है वो 7.2 होता है। दही में वसा कितने प्रतिशत होती है? 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। तो दही में जो वसा होती है वो होती है 5 से 7, यानी बी वाला उत्तर राइट हो जाएगा। अगला देखिए, लैक्टोमीटर यंत्र में रीडिंग अंकित होती है। जो लैक्टोमीटर यंत्र होता है, यानी दूध का जो अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने का जो यंत्र होता है, उसके अंदर रीडिंग होती है 0 से 40। तो देखो, इसका उत्तर राइट हो जाएगा 0 से 40, यानी सी वाला सही हो जाएगा। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अम्ल आपके पास लैक्टिक अम्ल, ब्यूटायरिक अम्ल,
एसिटिक अम्ल है और प्रोपियोनिक अम्ल है। तो दूध के अंदर दही में पाया जाने वाला जो अम्ल है वो लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। अगला देखिए 139, दुग्ध काल बढ़ने के साथ साथ पशु के दूध में किसकी मात्रा बढ़ती है, यानी कि जो दुग्ध काल बढ़ रहा है, माना किसी पशु का दुग्ध काल बढ़ रहा है तो दूध में किसकी मात्रा अधिक हो रही है, आयरन की, कैल्शियम की, क्लोराइड की और फॉस्फोरस की। आंसर राइट हो जाएगा क्लोराइड, यानी सी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस माह में पशु के दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है, मार्च, मई, जुलाई और नवंबर। तो नवंबर के माह में दूध में सर्वाधिक वसा होती है, तो उत्तर राइट हो जाएगा डी वाला। उसके बाद अगला देखिए 141 नंबर का प्रश्न, दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, प्रजाति, नस्ल, आहार और उपरोक्त सभी। आंसर राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से किस पशु के दूध में पानी की मात्रा सर्वाधिक होती है, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। तो गाय के दूध में सबसे ज्यादा पानी होता है, 87% पानी होता है। अगला, दूध की CLR रीडिंग 28 है, तो दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होगा। तो अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने का सूत्र है 1 + CLR बटा 1000। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1.028। अगला, दूध को दही में बदलने का काम कौन करता है, फफूंद करती है, जीवाणु करता है, विषाणु करता है या प्रोटोजोआ। तो दूध को दही में बदलने का जो काम करता है वो जीवाणु करता है, यानी कि उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। निम्न में से किस पशु के दूध में पानी की मात्रा सबसे न्यूनतम होती है। अब देखिए 145 नंबर का प्रश्न है, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। तो इसके अंदर भेड़ राइट हो जाएगा, क्योंकि भेड़ के दूध में लगभग 80 से 82% ही पानी होता है, जो सबसे न्यूनतम है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस पशु के दूध में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। तो भेड़ के दूध में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। अगला देखिए 147, दूध की विद्युत चालकता होती है, कितनी होती है। तो इसके अंदर से दूध की जो विद्युत चालकता होती है वो 0.005 म्यूज हो जाएगी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, दूध का अपेक्षित घनत्व होता है, ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है। पहला वाला है, दूसरा वाला है, तीसरा वाला है और चौथा वाला है। सबसे पहले तो याद रखना बटा में 1000 आता है और प्लस में आता है, यानी कि ये वाला उत्तर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 149, सामान्य दूध में लैक्टोज की मात्रा होती है 4.5, 5, 4 और 6। तो ये होती है 4.5। भारतीय गायों में सबसे मीठा दूध होता है साहिवाल का 5.5। विदेशी गायों में सबसे मीठा दूध होता है ब्राउन स्विस का। सामान्यतः सबसे मीठा दूध किसका होता है, तो मानव का होता है। 6.90% उसके अंदर लैक्टोज की मात्रा होती है। अगला प्रश्न देखिए, भैंस के दूध से कितने प्रतिशत खोआ बनाया जाता है, 20 से 23, 18 से 20, 15 से 18 और 10 से 15। तो भैंस के दूध से जो खोआ बनाया जाता है वो बनाया जाता है 20 से 23, यानी ए वाला उत्तर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गाय के दूध से कितने प्रतिशत खोआ बनाया जाता है, 20 से 23, 18 से 20, 15 से 18 और 10 से 15। तो गाय के जो दूध होता है उससे 18 से 20% खोआ बनाया जाता है, यानी बी वाला उत्तर राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला आ जाइए 152, उत्तम छेना बनाने वाले दूध में कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है, 1%, 2%, 3% और 4। तो उत्तम छेना बनाने के लिए 4% वसा की आवश्यकता होती है, तो डी वाला उत्तर बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत के कुल दूध उत्पादन का कितना प्रतिशत घी बनाया जाता है, ऑप्शन में 20 से 25, 28 से 30, 15 से 20 और 30 से 35। तो 28 से 30 आ जाएगा, यानी बी वाला उत्तर राइट हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड कितने चरणों में चलाया गया, 1, 2, 3 और 4। तो ऑपरेशन फ्लड 3 चरणों के अंदर चला। पहला चला 1970 से 1978, दूसरा 1978 से 1985, तीसरा चला 1985 से लेकर 1996 तक, 3 चले। उसके बाद ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण कब चला, तो ऑपरेशन फ्लड का जो प्रथम चरण था तो वो चला था ऑपरेशन फ्लड का 1970 से 78, यानी ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद ऑपरेशन फ्लड का दूसरा चरण कब चला, तो ऑपरेशन फ्लड का दूसरा चरण चला था 78 से लेकर 85 तक, यानी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए 157, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का कार्यालय स्थित है करनाल हरियाणा, हिसार हरियाणा, आनंद गुजरात और नई दिल्ली। तो एनडीडीबी का जो कार्यालय है वो है, नॉर्मली अगर अपन देखो कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एनडीडीबी का पूरा नाम बताइए, तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ स्थित है? आनंद गुजरात में। स्थापना कब हुई? 1965 में। ये तीनों प्रश्न आपको याद रखने हैं। ये देखो ये प्रश्न आ गया 158 में, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई 1965। अगला प्रश्न देखिए 159 नंबर का प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण खत्म होने के बाद, यहाँ पे खत्म है, खत्म होने के बाद एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना दूध मिलने लगा? 107 ग्राम, 121 ग्राम, 250 ग्राम और 870 ग्राम। तो देखो ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण शुरू होने से पहले एक आदमी को दूध मिलता था 107 ग्राम। पहला चरण खत्म होने के बाद एक आदमी को दूध मिलने लगा 121 ग्राम। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न देखिए 160 नंबर का, नस्ल सुधार कार्यक्रम में सर्वाधिक योगदान किसका है? कृत्रिम गर्भाधान का, बध्याकरण का, अच्छे आहार का, पशु का समय पर प्रजनन कराना। तो कृत्रिम गर्भाधान का नस्ल सुधार कार्यक्रम में 100% योगदान है। उसके बाद अगला देखिए, ऊँटनी के प्रत्येक थन में टीट के नाल की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, 3 होती है, 2 होती है और 4 होती है। तो ऊँटनी के प्रत्येक थन में टीट के नाल की संख्या होती है 2। तो आंसर राइट हो जाएगा सी वाला। अगला प्रश्न देखिए, ऑपरेशन फ्लड शुरू होने से पहले एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना दूध मिलता था? तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि एक व्यक्ति को ऑपरेशन फ्लड शुरू होने से पहले 107 ग्राम मिलता था और पहला चरण खत्म होने के बाद एक आदमी को मिलने लगा था 121 ग्राम। तो उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है? 870 ग्राम है, 1150 ग्राम है, 1271 ग्राम है, 394 ग्राम है। तो देखो अगर ऐसे ऑप्शन है तो 394 राइट है, लेकिन अगर वर्तमान में 2022 और 23 की अगर अपन बात करते हैं तो वर्तमान 22-23 में भारत की प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 444 ग्राम के ऊपर निकल चुकी है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च का कार्यालय स्थित है करनाल हरियाणा में, हिसार हरियाणा में, आनंद गुजरात में और नई दिल्ली में। तो बात करते हैं ये नई दिल्ली के अंदर है, जिसे अपन आईसीएमआर के नाम से जानते हैं। और आईसीएमआर के अनुसार एक आदमी को प्रतिदिन 280 ग्राम दूध यानी ml दूध पीने की आवश्यकता है। अगला देखिए, भारत के कुल दूध उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? 12.93 है, 15.05 है, 8.06 है, 23.19 है, तो 15.05 है। वर्तमान के अंदर अगर अपन बात करते हैं वर्तमान में, यानी वर्तमान 2022 और 23 के अनुसार बात करते हैं तो राजस्थान भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य बन चुका है। आईसीएमआर के अनुसार एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना दूध पीना चाहिए? 107 ग्राम, 870 ग्राम, 280 ग्राम और 394 ग्राम। तो मैंने आपको बताया आईसीएमआर के अनुसार 280 ग्राम दूध पीना चाहिए, 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स खाना चाहिए, 300 ग्राम सब्जियां खानी चाहिए, 120 ग्राम फल खाने चाहिए। ये कौन बता रहा है? आईसीएमआर। अगला, नस्ल सुधार कार्यक्रम में बध्याकरण का कितने प्रतिशत योगदान है? 50, 100, 70 और 80। तो बध्याकरण का जो योगदान है वो 80% है। अगला, नस्ल सुधार कार्यक्रम में कृत्रिम गर्भाधान का कितने प्रतिशत योगदान है? 50, 100, 70 और 80। तो आंसर राइट हो जाएगा 100% योगदान है। अगला, वर्तमान भारत में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक दुग्ध उपलब्धता किस राज्य की है? ऑप्शन है अपने पास राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और गुजरात। आंसर राइट हो जाएगा पंजाब, यानी बी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सुअरी में थनों की संख्या होती है 14, 10, 12 और 8। तो सुअरी में होती है 14। उसके बाद अगला देखिए, एक ग्रंथि सिस्टन में कितने दूध को एकत्रित करने की क्षमता होती है? तो एक ग्रंथि सिस्टन में लगभग 500 से 600 ग्राम दूध को एकत्रित करने की क्षमता होती है। तो उत्तर राइट हो जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न है अपना, स्तन ग्रंथियों के प्रत्येक सिस्टन में कितने दुग्ध नलिकाएं आकर खुलती है? 12 से 50, 2 से 12, 50 से 70 और 70 से 100।
तो ये आकर खुलती है 12 से 50। अगला प्रश्न है 173 नंबर का, पशु के प्रत्येक थन में थन नलिका वो थन सिस्टर्न की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है, यानी कि उसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न देखिए, ऑपरेशन फ्लड के सफल होने में सर्वाधिक योगदान किसका रहा? दुग्ध निर्माण से संबंधित आहार अधिक उपलब्ध कराना, बध्याकरण करना, नस्ल सुधार कार्यक्रम, सेपरेटा मिल्क पाउडर से अधिक दूध उत्पादन करना। आंसर राइट हो जाएगा नस्ल सुधार कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, कुत्तियों में थनों की संख्या कितनी होती है? 14, 10, 12 और 8। तो कुत्तियों में थनों की जो संख्या होती है वो 10 होती है, यानी उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न है, वर्तमान भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो वर्तमान भारत में राजस्थान पहले नंबर पर आ चुका है। अगला है, वर्तमान भारत का दूध उत्पादन कितना है? तो देखो, वर्तमान भारत के दूध उत्पादन में अगर अपन बात करते हैं 2022 और 23 के आंकड़ों के अनुसार, तो भारत का दूध उत्पादन 230 मिलियन टन हो चुका है। और अगर ऑप्शन के हिसाब से बात करते तो ए वाला उत्तर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ऑपरेशन फ्लड का तृतीय चरण कब शुरू हुआ? 70 से 78 में, 78 से 85 में, 85 से 96 में और 70 से 75 में। तो वो आता 85 से 1996 में। अगला आता है 179, गोड़ी में थनों की संख्या कितनी होती है? तो गोड़ी में थनों की संख्या होती है 2, यानी कि 2 का मतलब हो गया एक जोड़ी। तो उत्तर राइट हो गया ए वाला। अगला आ जाइए, ऑपरेशन फ्लड का पितामह कौन है? MS स्वामीनाथन, नॉर्मनी बोरलॉग, वर्गीस कुरियन और इयान मिलमट। तो ऑपरेशन फ्लड का जो पितामह है वो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, यानी सी वाला उत्तर राइट हो जाएगा। अगला आ जाइए, गाय व भैंस में थनों की संख्या कितनी होती है? तो गाय व भैंस में थनों की जो संख्या होती है वो 4 होती है। 4 का मतलब हो गया 2 जोड़ी, यानी उत्तर राइट हो गया बी वाला। अगला, ऑपरेशन फ्लड के शुरू होने से पहले एक व्यक्ति को, ये पहले भी आ चुका था प्रश्न, 107, इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न देखिए, ऊंटनी में थनों की संख्या कितनी होती है? तो ऊंटनी में थनों की संख्या होती है 4, यानी 4 का मतलब हो गया 2 जोड़ी, उत्तर हो गया बी वाला। अगला प्रश्न आता है, दही में कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा होती है, दूध से अधिक होती है, दूध व दही में समान होती है, दही से कम होती है, इनमें से कोई नहीं। तो ये दूध से अधिक होती है, यानी उत्तर राइट हो जाएगा अपना ए वाला। अगला, गर्मियों में दही कितने समय में बनकर तैयार हो जाता है? तो देखो, गर्मियों के अंदर दही बनकर तैयार हो जाता है 6 से 8 घंटे में, जबकि सर्दियों में समय लग जाता है लगभग 8 से 10 घंटे। तो देखो, गर्मियों के अंदर 6 से 8, यानी बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड के कौन से चरण में IDDP नामक कार्यक्रम चलाया गया? IDDP क्या था? इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एकीकृत डेयरी विकास कार्यक्रम। पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, इनमें से कोई नहीं। तो ये चलाया गया था दूसरे चरण में, यानी बी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को, 26 नवंबर को, 5 जून को और 1 जून को। तो विश्व जो दूध दिवस होता है वो मनाया जाता है 1 जून को, यानी उत्तर राइट हो जाएगा डी वाला। दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को, 26 नवंबर को, 1 जून को, 15 जुलाई को। तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। आंसर राइट हो जाएगा बी, यानी कि नॉर्मल जो दुग्ध दिवस होता है, यानी कि कभी आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो भी वो 26 नवंबर आ जाएगा। और विश्व दुग्ध दिवस की पूछे तो 1 जून आपका उत्तर हो जाएगा। तो अभी अपन ने लगभग 185 प्रश्न के आसपास दुग्ध विज्ञान से संबंधित प्रश्न हल किए। ये सारे के सारे प्रश्न 12th NCERT या पुराने एग्जामों में आए हुए प्रश्न थे, जिनको देखकर अपन ने इन प्रश्नों को सेट किया है। इन प्रश्नों के अंदर सारे दुग्ध विज्ञान से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो सारे के सारे जोड़ दिए गए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।